वंदे लोकतिलकं सत्वतवारता विभूषणं अमरकृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्तयाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। आज मैं तो कुछ बोलने के लिए नहीं हूँ, बस सुनने के लिए हूँ। एक्चुअली मैं एक दो बात बस बोलूँगा, क्योंकि अब जो दादा बोल रहे थे प्रीतम दा के बारे में, सब धृतिमान सिंह करके जानते हैं उनको। उनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। सही में मैं बस एक बात बोलूँगा, जब मेरा उनके साथ पहला मुलाकात हुआ था, हालाँकि बहुत बार मुलाकात हुआ है ऐसे देवघर में, लेकिन वो जो धृतिमान सिंह ये है मैं नहीं जानता था। सच बात बोलूं तो ट्रेन में एक बार मैं आ रहा था, ट्रेन में ही मेरा पहला मुलाकात हुआ था उनसे। जैसे हम देखे तो बातचीत चला, तो हम जान पाए कि धृतिमान दा है। तब हमको यकीन नहीं हुआ कि धृतिमान दा ही है, क्योंकि जिनका इतना सारा गाना हम जान रहे थे, क्योंकि लगभग देवघर में जो भी गाना होता है हिंदी में, सब धृतिमान दा का ही लगभग राइटिंग है। तो हम सोचे क्या इतना सहज सरल में वो बैठे थे और सहज सरल रूप में बात कर रहे थे, तब हमको यकीन नहीं हुआ। लेकिन जैसे बातचीत के दौरान हम लगभग ट्रेन में, मतलब उस दिन इतना अच्छा लगा, क्योंकि हम जब शुरू से यहाँ तक आए ठाकुर जी का बात करते करते ही आए, और बीच में कहीं एक दो और भी आदमी हमारे साथ डिस्कशन में भी आए थे। लेकिन जब ठाकुर जी का बात आया, तब एक आदमी एग्नेस में कुछ बोला, तब जो गंभीर होकर वो बात किए, तब हम उनका रूप देखे थे। सही में ठाकुर जी को तो हम सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन उनके साथ जब हम मिलते हैं एक ऐसा माहौल लगता है, वो ऑटोमेटिक मतलब लव पैदा हो जाता है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि हम आज जिनको पाए हैं उनसे सुनेंगे, हम निवेदन करेंगे, प्रीतम दा आएंगे और जो एक दो क्वेश्चन है हम उनके सामने रखते हैं। पहले प्रीतम दा, जय गुरु। धन्यवाद देंगे आप हमारे बीच में आए। और आज आप जैसे बोले थे दादा, हम बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन उससे जो ज्यादा क्वेश्चन आया है सोचते के ऊपर लेके, सोचते नॉर्मली कैसे आदमी को लेना चाहिए, क्यों, और उससे लेने में क्या फायदा होता है। मुझे तो जो लगता है कि सोचते हर लोग के लिए अनिवार्य है, इसीलिए ठाकुर जी सोचते का पहले प्रचलन किए थे। जब दीक्षा लिए हैं बहुत सारे लोग, उसको क्यों सोचते लेना चाहिए और लेने से क्या फायदा है, उसके ऊपर थोड़ा अगर हमको जहाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। जय गुरु दादा। जय गुरु। विश्वरंजन, तुम इतनी ज्यादा बातें तुम बोल गए। और जो क्रिकेट खेल होता है ना, गेम शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, हम लोग सभी जानते हैं। दोनों टीम के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और मतलब एट द ईव ऑफ दैट मैच, तो उसके पहले दिन शाम को होता है। तो उस समय एक्चुअली वो भी एक स्ट्रेटेजी होती है। मैं लाइटर मोड में कह रहा हूँ ये बात ये जस्ट टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट सीरियसली, बट एनीवे। तो उस समय वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसमें भी एक स्ट्रेटेजी होती है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, उस स्टेटमेंट से अपने ओपोनेंट टीम पर प्रेशर डालते हैं कि कुछ कुछ बातें ऐसे करते हैं। तो तुमने शुरू में ही जो एक ऐसा इंट्रोडक्शन दिया है, तो वो मेरे लिए एक दबाव की तरह है। तो ज्ञान और ये सब बातें, तो प्रैक्टिकली देखो मैं कितना मूर्ख हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत दिनों से तुमसे बात हो रही है कि इस सेशन में आए, सत्संग में आए। तो मैं बार बार तुमको कह रहा हूँ कि तुम ऐसा क्वेश्चंस कुछ रखो, कुछ बातें रखो। लोग जो लोग रहते हैं उनकी कुछ बातें सुनने में आए कि वो लोग क्या चाह रहे हैं सुनना, या उनको क्या लगता है, इसको मैं फील करूं थोड़ा। ऐसा मैं क्यों कह रहा था? एक्चुअली इसलिए कह रहा था कि ये जो मस्तिष्क है ना, इतना क्षुद्र मस्तिष्क है, छोटा है, लिमिटेड इसकी कैपेसिटी है। और अगर ओपन फील्ड में छोड़ दिया जाए कि जस्ट स्पीक आउट, बोलो क्या बोलना है, तो शायद मुझे लगेगा कि सबसे मतलब मेरे जैसा अज्ञानी, मेरे जैसा निरक्षर, मेरे जैसा मूर्ख और कोई है ही नहीं, क्योंकि बात ही नहीं आएगी। तो डम, म्यूट एंड डम जैसी हालत हो जाती है मेरी पर्सनली। मैं थोड़ा भी बढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, ये खुद को लगता है। तो इसलिए
पर्सनली मेरी क्या कैपेसिटी है वो मुझे पता है, मैं जानता हूँ। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ, एक तरह से पता नहीं इसको मैं दुर्बलता बोलूं या यही मेरा शक्ति आहरण का, एनर्जी गेन का एक साधन है कि जब कोई सामने रहते हैं और तब जब कुछ बात कहते हैं तो उससे जैसे इम्पल्स मिलता है, तो फिर कुछ बोलने का लगता है जो हाँ अब इस पे बोलना है। तो मैं इसीलिए मैं खुद के लिए ही कह रहा था, जो थोड़ा अगर कुछ आप लोगों से भी बात होगी तो मुझे, और मैं हर जगह ऐसा ही कहता हूँ। और एक कारण है कि ये जो 1-1.5 साल से जितना सत्संग तो खैर पहले भी होता था, अधिवेशन या जो भी नाम संकीर्तन या ठाकुर के बातों की आलाप आलोचना, ये सब बातें ये तो पहले नहीं होती थी, ऐसी बात नहीं, पहले भी बहुत हुई है। बट इस 1-1.5 साल में अंतर जो आ गया है, ये अंतर ये आ गया है कि मैं घर बैठे एक ही व्यक्ति हर दिन सत्संग सुन पा रहा है, और एक नहीं, एक ही व्यक्ति कई कई सत्संग सुन पा रहा है, और सिर्फ कुछ ही लोगों की बातें नहीं, पूरे विश्व में फैले हुए जितने सारे मस्तिष्क हैं तो उन सब का इंपल्स गेन कर रहे हैं। जो किसने, तो जैसे कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो ये हरि कथा जो अनंत है, इसका मतलब क्या है? ये भी एक पॉइंट है कि अनंत है, दैट मीन्स कि इतने सारे वेद हैं या भागवत है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, रामकृष्ण कथामृत है, बाइबल है, कुरान है, ठाकुर जी की इतनी सारी वाणियां, तो ये सब क्या अनंत का द्योतक है? ये एक क्वेश्चन है, प्रश्न है कि हम जो कहते हैं कि उनकी लीला अपरंपार है, अनंत है, असीम है, ऐसी इतने सारे पृथ्वी के पेड़ पौधे से अगर कागज बना दिया जाए फिर भी नहीं लिखा जाएगा, पूरे पानी को अगर लेखनी का वो रोशनाई बना दिया जाए फिर भी नहीं लिखा जाएगा। ये जो अनंत की कल्पना है, ये आखिर किस सब्सटेंशियल, किस बात की कल्पना है? तो जो बुक्स हैं अवेलेबल या जो उन्होंने दिया, ये क्या अनंत का द्योतक है? तो वो भी तो एक सीमित है, वो भी सीमित है। तो अनंत की धारणा क्या है? तो मुझे लगता है अनंत की धारणा ये है कि एक एक एटम, या मैं मनुष्य जीवन में अगर हम हैं तो प्रत्येक जीवन जब उस महाजीवन के समक्ष जाता है, फिर वो जो रिफ्लेक्ट करता है, यही उनकी कथा है। तो लाइक मून, लाइक चंद्रमा, तो जैसे अभी रात्रि काल है, हम सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे पड़ रही है, फिर चंद्रमा उसका रिफ्लेक्शन दे रहा है। हम एक चंद्रमा को देखकर हम कितने सारी कविताएं, कितने सारे रोमांस, कितने सारे ये सब बातें, दर्शन की बातें कितने सारे लिख डालते हैं। तो उस सूर्य के कोटि कोटि चंद्रमा जो उस जीवन, उस महाजीवन के संपर्क में जो भी आता है, और वो निष्ठा अनुगत्य कृति संवेग सहित जो समर्पित होता है, देन वो जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक अलग इतिहास है, वो एक अलग कहानी है। तो मुझे लगता है कि अनंत का मतलब है कि जो भी व्यक्ति, क्षुद्र से क्षुद्र, महान से महान व्यक्ति उस परम ब्रह्म स्वरूप, उस महाजीवन पुरुषोत्तम के संपर्क में जब उनके जीवन काल में हो या आफ्टर हिज डिमाइज हो, लेकिन उस आदर्श, उस जीवंत जीवन के एक संपर्क में जब आता है, और फिर जीवन से जीवन, जो उस रिफ्लेक्शन वाला जो जीवन है, फिर उसके संपर्क में जो आते हैं, तो इस तरह से कितने सारे जीवन, इसीलिए अनंत है। और आने वाले समय में, जो आने वाला जब समय होगा, जो ये सब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब उस जीवन के संपर्क में आएगा, उस आदर्श के संपर्क में आएगा, फिर जो वो रिफ्लेक्शन होगा वो एक अलग कहानी लिखेगी। तो इसी कारण से कहा जाता है कि अनंत है, तो किसको देखें और किसको पकड़ें। तो मुझे लगता है ये भी एक कारण है। और बात तो कहां से कहां चली जाती है। तो आज जैसा विषय, मैं बहुत सारे जगह पे, मैंने स्वस्तिनी के संबंध में इतने सारे सेशंस हुए हैं, इतनी बातें हुई हैं,
मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। बट एक बात मैं कह सकता हूं कि ठाकुर कहते थे स्वस्तैनी को बेसिकली 5 पिलर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ये मूलतः। और एक चीज जो अभी बहुत सारे जगह में चर्चा भी हुई है, जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में मैं कह रहा हूं, तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में वैक्सीन की बात बहुत चल रही है। तो जैसे उससे इम्यून हम हों, उस वायरस से इम्यून हों। बट जो हम कोविशील्ड, कोवैक्सीन या फाइजर का है, या जो स्पुतनिक या और भी बहुत सारे वैक्सीन्स आ रहे हैं, तो ये इस स्ट्रेन का है। दैट मीन्स कि कोविड-19 का जो वेरिएंट है, मे बी बहुत लोग तो कह रहे हैं कि वेरिएंट, बहुत सारे वेरिएंट पे असर नहीं कर रहा है, बट थोड़ा सा कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि ये कोविड-19 का जो स्ट्रेन है, मेन स्ट्रेन जहां से वो फैला ये इन्फेक्शन, उसके वेरिएंट्स को करीब करीब ये कवर करता है। लेकिन क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि पूरे विश्व के सामने आगे आने वाले समय में फिर ऐसा कोई और कोविड या कोई और वायरस, कोई और बैक्टीरिया नहीं आए। हम अभी चूंकि ये एक वायरस को काउंट हम कर रहे हैं, तो हम मृत्यु को दिखा रहे हैं। हम हर दिन जब टीवी खोलते हैं तो उस पे आ जाता है इतने सारे मरे, इतने सारे मरे कोविड से, इतने सारे मृत्यु हुई। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इससे भी भयावह भयावह बीमारी से ज्यादा लोग मर रहे हैं अभी भी, जो कि मलेरिया है, टाइफाइड है, या कैंसर है, और भी बहुत सारे, डायबिटिक है, हार्ट अटैक है, हार्ट डिजीजेस हैं, चेस्ट डिजीजेस हैं, कितनी सारी और भी बीमारियां हैं। अगर रेगुलर इस तरह से अगर स्क्रीन पे हर दिन न्यूज चैनल में अगर डेटा दिखाया जाए, अगर डेटा इसको कलेक्ट किया जाए, तो मुझे लगता है कि हम लोग तो हर दिन इस मृत्यु से ही जीवन हम लोग शुरू करेंगे, सुबह सुबह यही सब न्यूज लेके। तो मेरा कहना है, तो ये तो पर्टिकुलर वैक्सीन है कि चलो भैया एक वायरस आ रहा है, कुछ लाख, कुछ हजार लोग की बलि लेता है, उसके बाद फिर एक वैक्सीन आती है, फिर वो वैक्सीन हमें इम्यूनिटी देता है, फिर आगे हमें पता नहीं है जो आगे क्या होने वाला है। तो क्या अच्छा होता कोई एक यूनिवर्सल वैक्सीन, जो ऐसा वैक्सीन जो पूरी दुनिया को मिलता, और जिस वैक्सीन को अगर हम लोग ले लेते तो शायद आने वाले समय में वो हर तरह के बैक्टीरियाज, हर तरह के वायरसेस, हर तरह के इस मृत्यु इन्वोकिंग जो थिंग्स हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट देता। तो मुझे लगता है कि ये स्वस्तैनी जो है, अभी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? अभी 2020 से पहले स्वस्तैनी लेके बाबाई दादा के उस अभियान के कारण एक पुश मिला, एक थ्रस्ट मिला कि बहुत सारे लोगों ने स्वस्तैनी लिया। लेकिन स्वस्तैनी तो लिया, लेकिन उसका फॉलो अप कितना हुआ? तो हम लोगों ने फिर सीमित किया है स्वस्तैनी को भी कि चलो प्याज लहसुन नहीं खाया, या जहां अरे उसका छुआ नहीं खाएंगे, उसका छुआ नहीं खाएंगे, इन सब चीजों में कंस्ट्रिक्ट कर दिया, इन सब चीजों में इसको सीमाबद्ध कर दिया, दिस इज स्वस्तैनी। लेकिन स्वस्तैनी की जो विशालता है, तो मुझे लगता है कि उसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो ये चीज अगर है, क्योंकि मैं तो बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है मेरा, जानता हूं मे बी 10 years 20 years के स्वस्तैनी होल्डर हैं, स्वस्तैनी उन्होंने लिया है व्रत। लेकिन जब पूछता हूं कि जस्ट टेल मी द लॉज, सीक्वेंस तो अब छोड़ दो, जो एक कौन सा पहले, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद, ये जो सीक्वेंस ऑफ लॉज है, इसका भी बहुत महत्व है, जो इस सीक्वेंस का। बट सीक्वेंस तो आप छोड़ दो, हर कोई शायद वो भी नहीं बोल पाते हैं ठीक तुरंत। अगर आप अभी चूंकि चर्चा हो रही है, मैं वही कह रहा हूं ना, जो ये 1 सालों में जो बातें हुई हैं, जितनी सारी, सबसे बड़ा बेनिफिट जो हुआ है, जो ठाकुर जी के पुस्तकों को, बुक्स को लोग अब पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग जिनको कभी मौका नहीं मिलता था बोलने का, या उनको बोलने के लिए उनको उस परिस्थिति में, उस जोन में नहीं जाना पड़ा था, बट अभी जाना पड़ रहा है, सबको बोलना पड़ रहा है। तो वो बोलने के लिए एटलीस्ट सही, ये जो ठाकुर जी का जो ये
अनंत भंडार है, उसको अब लोग उसको अब देख रहे हैं, फर्स्ट हैंड नॉलेज ले रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सब कुछ दूसरे का ज्ञान, दूसरे का रियलाइजेशन, दूसरे की अनुभूति और उसका बखान करते हैं, उसको लेके ही चलते हैं जीवन पर पे। लेकिन ठाकुर जी चाहते थे कि अपने बोध पर, अपने परसेप्शन को एनहांस करना और अपने एग्जिस्टेंस पे, अपने सत्ता पे उसको अनुभव करके फिर रिफ्लेक्शन होगा। कि इसलिए ठाकुर जी की एक वाणी है कि ठाकुर कहते हैं कि जिस बात को तुमने खुद नहीं समझा है, खुद ठीक से नहीं जाना है, उसको दूसरों को जस्ट बोलने की लालसा से, जो जस्ट मतलब हैंकरिंग ऑफ स्पीकिंग, दूसरों को बोलने मत जाओ। वही बोलो जो तुम्हारा सत्तागत है, जिसको तुमने फील किया है, जिसको तुमने मतलब जो तुम्हारा हैबिट, नेचर, जो इसके बिना तुम नहीं रह सकते हो, नशा की तरह हो गया है, वो तुम मनुष्य को बोलो। तो वो पिन पॉइंट होगा, पेनिट्रेटिंग होगा। तो ये सब चीजें जो ये सब हुआ है, ये इट्स अ गुड थिंग। बट स्वास्थ्यनी की बात वही मैं कह रहा हूं कि वो जो वैक्सीन की बात कर रहा हूं, यूनिवर्सल वैक्सीन है ये स्वास्थ्यनी। दीक्षा इट्स द जस्ट, ठाकुर को मैंने रिकॉग्नाइज किया कि यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई हस्बैंड, यू आर माई मास्टर, ये रिकॉग्निशन दिया है। बट उनके साथ संसार शुरू नहीं किया है, उनके साथ जीवन अपना शुरू नहीं किया है। ये जीवन कब शुरू होता है उनके साथ? वही मैं बहुत सारे जगह पे एग्जाम्पल देता हूं। बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उनको लगेगा कि क्या एक ही बात बार बार कहता है, बट मुझे साहस मिलती है ठाकुर की ही बातों से। ठाकुर को एक जगह कोई मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, तो उन्होंने आके कहा कि मैं बाहर एक जगह गया था, तो मैं यजन याजन इष्टवृत्ति के संबंध में ही बोल रहा था, तो किसी ने मुझसे कहा कि क्या एक ही बात बार बार, ये तो सर को ही बोल रहा है, कुछ नया कुछ और बोलते। तो ठाकुर गंभीर हो गए। ठाकुर बोलते हैं ओटाई तो कथा, ए छाड़ा आर कथा आछे की। तो ठाकुर कहते थे वही तो बात है, इसको छोड़ के और बात है क्या? तो मुझे वहां से एक बल मिलता है कि अच्छी बातें जो है वो बार बार हजार बार, एटलीस्ट दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए बोलो बोलो बोलो। रिपीटेशन, आवृत्ति की ओर हम कब जाएंगे? जब जपा नाम होगा। तो हम अब एक्चुअली जपा नाम कर रहे हैं। तो ठाकुर कहते हैं अजपा नामे करो रे नेसा, लेकिन उस जगह पर जाने के लिए आपको जपा के थ्रू जाना पड़ेगा। तो आप जपा करते 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 ऑटोमेटिकली एक जगह जाके, एक समय जाकर वो ऑटोमेटेड होगा, वो स्वतः स्फूर्त वो अजपा हो जाएगा, जब नेचुरल आपके मन में वो वाइब्रेशन, वो स्पंदन होता चला जा रहा है। बट आपको जपा तो करना पड़ेगा। तो आवृत्ति वही होता है, वो आवृत्ति करते करते फिर सत्तागत होता है। तो मुझे लगता है जो भी कहानी है, रिपीट है, जो भी बातें हैं, अगर सत्तागत है, वो जीवन मुखी है, तो उसको एक बार क्या 1000 बार करने में हिचकना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है स्वास्थ्यनी को मैं रिलेट करता हूं एक छोटी सी बात से, ह्यूमन लाइफ के इस संबंध से, पति पत्नी का जो रिलेशन होता है। आप सोचिए, वो नारी, वो स्त्री, वो कन्या जिसका विवाह ठीक होता है, लेकिन मार्केट से कहीं जा रही है और दिख गया वो पुरुष, तो क्या उस पुरुष को स्वामी मेरे कह के उसके पास जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? सती नारी कभी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? वो पर पुरुष है। बातें चली है तो क्या हुआ? अभी भी ग्रहण नहीं हुआ है, इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो उस पर पुरुष को स्वामी बनाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। उस विवाह में कन्यादान पिता करते हैं, पुरोहित जो है वो इष्ट वेदी मूल पर अग्नि को साक्षी रखकर वेद मंत्रों के द्वारा, उच्चारण के द्वारा वो एम्बियंस क्रिएट करके फिर हाथ पानी ग्रहण होता है। और ये सब कुछ में सोसाइटी के हर व्यक्ति का रोल है। मैं एरियन कल्चर की बात कर रहा हूं, आर्य सभ्यता में, जहां की रिश्ता 7 जन्मों का कहा जाता है, जन्म जन्मांतर का कहा जाता है। उस संस्कृति की बात मैं नहीं कहता हूं जहां आज एक के साथ तो कल दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, इस फ्रेजाइल रिलेशनशिप। तो मैं उस संस्कृति की बात करता हूं जहां पे संबंध का मतलब होता है जन्म जन्मांतर का संबंध। तो उस एम्बियंस को क्रिएट करने के लिए सोसाइटी के हर व्यक्ति को इन्वॉल्व किया जाता है, समाज के हर कम्युनिटी को। ये भी एक इंटीग्रेशन का बड़ा पार्ट है, ये भी एक इकोनॉमिकल एक सेटअप है
जो नाई जो है उनका भी रोल है। अब आप बताइए, नाई का रोल ना रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है पति पत्नी के संबंध में, बट उस रोल को भी एक शास्त्रीय स्क्रिप्चरल एक रूप दिया गया। क्यों? कि वो भी कम्युनिटी जो है वो भी सरवाइव करे। धोबी का रोल है, ये समस्त लोग अपने अपने रोल को, वो ब्राह्मण की शादी हो या शूद्र की शादी हो, प्रत्येक विवाह में इन हर कम्युनिटी का रोल है। ये भी एक सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर का हमारी संस्कृति में, एरियन कल्चर में, मैंने कहा ना, जो पुरातन जो सब एंशिएंट जो हम लोगों का है उसको हमने नेग्लेक्ट करके खत्म कर दिया है। वो सब रहता तो आज इट्स लाइक हेवन हम लोगों का जो था। एनीवे, तो इसीलिए तो फिर पुरुषोत्तम का आना है, फिर से धीरे धीरे सरवाइव करना। तो आप देखिए कि उस कन्या को इतने सारे समाज के हर कम्युनिटी से सब आके हेल्प करते हैं, क्या? उस स्वामी को पाने के लिए। और उस स्वामी को जब वो प्राप्त करती है, वो कन्या रिकॉग्नाइज करती है देन कि यू आर माई हस्बैंड, यू आर माई स्वामी। दैट मीन्स कि स्व का मी, दैट मीन्स कि माई एक्सिस्टेंस, ये मैंने रिकॉग्नाइज किया। पहले के समय में विवाह चूंकि कम उम्र में होती थी, जिस समय मैच्योर्ड ब्रेन नहीं है, इंप्रेशन जो है वो पक्का हो। 10 इंप्रेशन पढ़ के वो व्हाइट पेपर को ब्लैक बना दिया, उसके बाद आप उस पर कुछ लिखेंगे, उसका इंप्रेशन ठीक से नहीं पड़ता है। कितना साइंटिफिक है कि एक मदर का मतलब ही है टेम्पर्ड। तो वो भूमि की स्वच्छता, ठाकुर कहते थे, उसकी जो प्योरिटी मेंटेन होना चाहिए ताकि वो बीज का जो इंप्रेशन है वो प्योर और ट्रांसपेरेंट हो, एग्जैक्ट हो। तो इसी के लिए कच्ची उम्र में एक इंप्रेशन, सिंगल इंप्रेशन पड़े, इस कारण से ये सब पद्धतियां थी। तो एनीवे, वो तो दूसरी तरफ चली जाएगी बातें। तो उस कम उम्र में शादी होती थी, लेकिन विदाई नहीं होती थी। रिकॉग्निशन मिला हस्बैंड को, और हस्बैंड अपने बारात को लेकर फिर वापस चले गए। जो कन्या थी वो वहीं पे अपने बाबा के घर में, अपने घर में रह गए। आफ्टर 3 years 4 years जब मैच्योरिटी थोड़ी सी हुई, देन फिर से आए वो स्वामी, जो फिर से आए, अब अपनी वधू को लेके जाएंगे। इसको कहते थे द्विरागमन। और ये भारतीय प्रत्येक समाज में अभी भी वो रिचुअल है, बट चूंकि मैच्योर्ड एज में शादी हो रही है तो अभी एक दिन में ही वो रिचुअल सब कर देते हैं, सेम डे। बट ये रिचुअल, ये शास्त्रीय विधि है। तो ये द्विरागमन, दैट मीन्स कि द्वितीय बार आगमन। बहुत सारे जगह में, बिहार यूपी में गौना कहते हैं, गौना वो भी गमन से आया है। तो जो भी है, तो ये जो द्वितीय बार आगमन, अब उस स्त्री स्वामी का हाथ पकड़ के कहां चली? मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। आप सोचिए कि अब तक जो बाबुल मतलब मेरे पिता, मेरे माता, मेरे अपने जो सब थे, यही मेरा था। लेकिन जब मैंने रिकॉग्नाइज किया उनको, जो यू आर माई एक्सिस्टेंस, यू आर माई बीइंग, ये हस्बैंड के रूप में, जब उनको स्वामी के रूप में, मास्टर के रूप में हमने रिकॉग्नाइज किया, तब वो क्या कहती है कि मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, अब पिया का घर प्यारा लगे। पिया मतलब मेरे प्रिय, मेरे घर। तो उनके घर अब चले। अब जब उनके घर जब पहुंचते, कितना रोना धोना। आप सोचो, उस बाबुल के घर को छोड़ने के लिए कितना रोना धोना होता है, और फिर जाकर जैसे लगता है दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ऐसा होता ही है, हर कन्या के जीवन में होता है। लेकिन जब वो पिया के घर में जब जाती है, फिर आफ्टर 1 year 3 years 4 years 5 years 10 years बच्चे हो जाते हैं और सब कुछ संसार में घुल मिल जाती है। बाबुल के घर से संदेशा जाता है कि यहाँ पर एक अनुष्ठान है, तुम आओ, यहाँ पर एक अनुष्ठान है। तो वही या तो चिट्ठी लिखती है, अभी फोन करती है कि नहीं माँ, नहीं पिताजी, मैं नहीं आ सकती, मेरे बच्चे का एग्जाम है। नहीं माँ, नहीं पिताजी, मैं नहीं आ सकती, मेरे ससुर जी बीमार पड़े हैं, मैं कैसे इनको छोड़ के चली जाऊं। नहीं माँ, नहीं पिताजी, मैं नहीं आ सकती, मेरे हस्बैंड का ऐसा ऐसा काम है। आप सोचो, जो रोते बिलखते निकल रही थी, और वो आज वो बाबुल का घर अब पिया का घर ही प्यारा हो गया, वही मेरा अपना सब कुछ हो गया। ये कब हुआ? जब वो चली हाथ पकड़कर और उस संसार में गई। देन उसको पता चला कि ये मेरे
पिया के पिता हैं, मेरे पिता हैं। ये मेरे पिया की माँ है, मेरी माँ है। ये परिचय हो रहा है। ये मेरे प्रिय के भाई हैं, मेरे भी भाई हैं। ये बहन है, मेरी भी बहन है। ये खेती बाड़ी ये सब मेरे प्रिय का है, मेरा भी है। ये बिजनेस, ये दुकान, ये सब कुछ मेरे प्रिय का है, मेरा भी है। तो जो जो प्रिय का सबसे परिचित होती है और फिर उसको अपना बनाती है, उसको अपना कर लेती है कि ये मेरा है। और उसके साथ साथ एक चीज और उसके मस्तिष्क में चलते हैं, क्या? जो न पिया का वो मेरा नहीं, जो मेरे प्रिय का नहीं है वो मेरा भी नहीं है। ये भी साइड बाय साइड चलता रहता है। ये सब कुछ ना हुआ और उसके बाद ये सब कुछ जब अपना बना लेती है, देन होता है विवाह का मूल उद्देश्य। ठाकुर कहते हैं सुप्रजनन और उन्नयन। ये दो चीज, सुप्रजनन और उन्नयन, आफ्टर दिस जो उनके साथ दाम्पत्य जीवन, ये जो कंज्यूगल लाइफ शुरू हुआ, देन वो सुप्रजनन और उन्नयन इन द राइट पाथ, राइटियसली, वो फिर फुलफिल्ड होता है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि वो कन्या अगर विवाह हुआ, रिकॉग्नाइज किया अपने स्वामी को, यू आर माई स्वामी, यू आर माई मास्टर, यू आर माई हस्बैंड, लेकिन द्विरागमन नहीं हुआ, दैट मीन्स कि पिया के घर नहीं गए, तो ये विवाह क्या सिद्ध हुआ? और ये विवाह चूंकि नहीं गए तो उन्नयन और सुप्रजनन भी नहीं हुआ, तो क्या विवाह का उद्देश्य सिद्ध हुआ? नहीं हुआ। और एक इसमें एक बात है, फैक्टर है, गया। कब गई? 20 इयर्स या आफ्टर 50 इयर्स अगर वो जाती है तो उस समय में भी प्रोक्रिएशन वो हैम्पर्ड होगा, मीन्स सुप्रजनन भी हैम्पर्ड होगा। तो आप सोचिए कि वहां ये चीज, विवाह का सुप्रजनन नहीं हुआ, उन्नयन भी नहीं हुआ, तो अगर लेट भी हुआ, डिलेड भी अगर हुआ, ये द्विरागमन में अपने पिया के घर जाने में डिलेड भी अगर हुआ तो भी हैम्पर्ड होता है। तो आप सोचिए कि तो फिर यह विवाह का क्या मतलब हुआ? तो मुझे लगता है कि ये घटना मैंने इतनी सारी भूमिका मैंने इसलिए दी कि दीक्षा जो है ये स्वामी के साथ विवाह है। दिस इज मैरिज टू दैट मैन, दैट पर्सन। तो मैंने रिकॉग्नाइज किया, दीक्षा का मतलब है कि मैंने रिकॉग्नाइज किया अपने मास्टर को, अपने गुरु को, अपने गाइड को। हाँ, यू आर माई गुरु, यू आर माई मास्टर। हमने उस संकल्प भी लिया, क्या ठीक है, आपने जो पथ बताया है मैं देखता हूं, आपको उस पथ पर मैं चलने की चेष्टा करूंगा। आप देखेंगे, माइंड इट, जो दीक्षा के समय जो संकल्प लेते हैं ठाकुर ने, वो भी वहां भी गलती ना हो, तो उसकी भी व्यवस्था है कि मैं कोशिश करूंगा, मैं चेष्टा करूंगा बोलकर दीक्षा ग्रहण कर रहा हूं। अब ये हो गया दीक्षा। स्वस्तैनी क्या है? स्वस्तैनी है द्विरागमन। दैट मीन्स कि उनके साथ दाम्पत्य जीवन शुरू। तो दीक्षा लिया लेकिन स्वस्तैनी नहीं लिया, तो दैट मीन्स कि उस कन्या की तरह, उस स्त्री की तरह जिसका विवाह हुआ, पर दाम्पत्य जीवन, वो पिया का घर वो नहीं गई, पिया का दैनंदिन जीवन में शामिल नहीं हुई, उसके दुख दर्द, उनके उस जीवन को, अपने जीवन को नहीं अपनाया, दैट इज स्वस्तैनी। तो यही है स्वस्तैनी, मुझे लगता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है बोल के मैंने इतनी सारी भूमिका बांधी है कि दीक्षा एक्चुअली पहले अगर आप देखेंगे तो स्वस्तैनी ही पहला है जो, अगर, और ऐसा ही था ठाकुर का जब ये मिशन शुरू हुआ था इस लीला शरीर में, इस लीला काल में, पुरुषोत्तम की इस लीला में, तो सबसे पहले स्वस्तैनी था, सबसे पहले डायरेक्टली स्वस्तैनी लेते थे। लेकिन वही हम जैसे कितने सारे हिचकिचाने वाले, अरे कैसे होगा, कैसे पालन होगा, ये होगा, तो बहुत सारे वंचित रह जाते थे। लेकिन दयाल क्या छोड़ सकते हैं? ठाकुर कहते हैं कि हो सकता है तुम गो हत्याकारी हो सकता है तुम स्त्री हत्याकारी हो, ब्रह्म हत्या का तुम्हें पाप लगे, जो कुछ भी है तुम
घृण्य से घृण्य अपराध भी तुमने किया है, भय नहीं है, कम टू मी, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दूंगा, लेकिन पहला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सबसे पहले तुम आओ। तो इतना अभय दे रहे हैं, जो जैसा भी है तुम पहले आ जाओ। इसी की व्यवस्था हुई दीक्षा कि बिफोर स्वस्तिनी ये दीक्षा। बट अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जीवन में सही मायने में सरेंडर चाहते हैं, सही मायने में उनका जो ऐश्वर्य है उससे स्नात होना चाहते हैं, तो स्वस्तिनी के बिना ये अधूरा का अधूरा ही ऑलवेज रह जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वस्तिनी। अब रही बात कि स्वस्तिनी क्या है, तो इस पे चर्चा तो विशद है। इसका भी मुझे, चूंकि इतना ज्यादा स्वस्तिनी पे लोगों से सुनना पड़ता है बातें, तो यही सब चीज नेचुरली जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे तो सॉल्यूशन भी उतना ज्यादा आएगा, तो मस्तिष्क भी उतना ज्यादा वर्कआउट करता है। हम सोचते हैं जो इसको कैसे 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 करके उसको मैनेज करें। तो स्वस्तिनी की बात मैं आपको बताऊं कि एक अभी बहुत चर्चा चल रही थी, कुछ दिनों से चल रही है चर्चा इस बात पे कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज हेल्थ। तो उसके डेफिनेशन में इस पे हालांकि अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है कि स्पिरिचुअल पार्ट उसमें है नहीं है, बट डेफिनेशन जो है अभी भी जो लीगल है वो है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग and not merely the absence of disease and infirmity। ये है उसकी बात। लेकिन कहते हैं कि अभी उन्होंने इसको ऐड ऑन किया, इसको ऐड किया है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इंफर्मिटी। मे बी मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाता हूं। मैं जो अभी तक जो उसके ऑफिशियल साइट पे जो अवेलेबल है उसमें स्पिरिचुअल पार्ट शायद नहीं है, तो मे बी अभी भी उसको शायद अमेंड बात हुई है, हो सकता है कि ये प्रस्ताव आया है, बट शायद उसको अभी भी उन्होंने चेंज नहीं किया है या किया है, मुझे नहीं पता। बट एनीवे मैं पुराना डेफिनेशन ही लेता हूं, आप हटा दो, स्पिरिचुअल नहीं है, सोच लो स्पिरिचुअल नहीं है। तो पहला ही डेफिनेशन अगर है हेल्थ इज, तो दैट मीन्स कि डिजीज एंड इंफर्मिटी, आप इसको, इसका एब्सेंस है, इसका मतलब ही है जो आप हेल्दी हैं, ये मतलब नहीं है। तो सिर्फ मात्र एब्सेंस ऑफ डिजीज डजंट मीन कि यू आर हेल्दी। तो और कहते भी हैं वो जो हेल्दी मैन इट्स प्रैक्टिकली ए न्यूरोटिक। एक जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो कहते हैं कि जिसको हम स्वस्थ मनुष्य कहते हैं वो एक्चुअली न्यूरोटिक है। वो क्या प्रॉब्लम है वो तो पता चलता है आईने के सामने खड़ा हो जाके, कभी नहीं। तो जो बंगाल में जो गायक हैं कहते हैं कि यही बेस भालो आछी, जो खुश फहमी, जो ये जो गुड फीलिंग, हम कितने सारे डिजीज लेके घूम रहे हैं, एक्चुअली न्यूरोटिक प्रॉब्लम है हम सभी का। वो पता कब चलता है, जब ये छोटे छोटे जब प्रॉब्लम्स जब सामने आते हैं, उसका जब हम सामना करते हैं तब पता चल जाता है कि कितना पानी में हम खड़े हैं। और वो शुरुआत घर से ही होता है। घर में जब ये द्वंद, ये सब टसल्स, ये सब शुरू होते हैं, फिर उसका रिफ्लेक्शन बाहर सर्विस लाइफ में, सोशल लाइफ में, या जितने सारे जगह पे, वहां पता चल जाता है जो कैसे कैसे लोग आचरण करते हैं। तो स्वस्थ हेल्दी मैन जो हम लोग कहते हैं, एक्चुअली हेल्दी मैन तो है ही नहीं। तो वहां पे, तो इस जगह पे ये क्या कह रहा है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये फिजिकल, मेंटल और सोशल, अगर इस तीनों को अगर आप मिलाएंगे, इसको अगर एक शब्द देंगे, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल। नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप इस डेफिनेशन में डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट फिजिकल, मेंटल, सोशल तीनों को जब आप एक जगह पे लाते हो, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल। तो ठाकुर कहते थे क्या, स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब है, अगर आप एकदम नॉविसली, मेरे जैसा अगर मूर्ख व्यक्ति अगर इसको समझने की कोशिश करे, तो स्पिरिट का मतलब है कि कोई भी एक चीज, उसका एक्चुअल मैकेनिज्म, वो कैसे वर्क करता है, उसका एग्जिस्टेंस, हु, हाउस, व्हाट, वो कैसे आया,
उसका टोटल मैकेनिज्म क्या है, उसका सर्वाइवल फैक्टर क्या है, उसके टिके रहने का कारण क्या है, उसके नष्ट होने का कारण, ये सब मैकेनिज्म को जानना ही दैट इज स्पिरिट है। तो स्पिरिचुअल का मतलब है कि एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, या एक कोई भी अफेयर का, मैटर का कंप्लीट चीज जानना, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल। तो हेल्थ, अगर मैं कहूं हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इंफर्मिटी, क्या गलत बोलूंगा? तो आप फिजिकल, मेंटल, सोशल आप ना बोल के अगर आप एक शब्द बोलना चाहते हैं, इट्स स्पिरिचुअल, ऑल इंक्लूसिव, इसमें सब कुछ है और आएगा ही। तो ये एक है मैं कहूं, और यही स्पिरिचुअल जो कहेंगे तो स्वस्थैनी है। तो और इसीलिए वी शुड अंडरस्टैंड ऑल द फैक्टर्स व्हिच हेल्प मैन्स क्वेस्ट फॉर इनर एंड एक्सटर्नल हार्मनी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा इनर, क्योंकि इनर जब गड़बड़ होता है तब जाके उसका रिफ्लेक्शन हम आउटर वर्ल्ड में करते हैं। तो इनर फैक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्वस्थैनी की बात मनु संहिता, ठाकुर कहते हैं, ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया है, अब इस पे बहस हो सकती है बहुत, कभी बहस कर लेंगे। जो ठाकुर कहते हैं कि मनु संहिता, ये जो मनु संहिता है इसमें 12 अध्याय, 12 चैप्टर्स का टोटल एक समरी, एक नट शेल कह सकते हैं स्वस्थैनी। स्वस्थैनी जो है वो समस्त मनु संहिता का जीस्ट है। तो यहां तक ठाकुर कहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं उसमें, तो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं जो कि स्वस्थैनी विधि एक्चुअली बिखरे थे। मोतियां जो है, ठाकुर का ही ये एक्सप्रेशन है कि मोतियां जो बिखरी पड़ी थी उसको ठाकुर ने एक गार्लैंड, एक माला में गूंथ दिया है। हमारे लिए इजी हुआ है क्योंकि मोती जब बिखरा पड़ा है हम उसको यूज नहीं कर सकते। अच्छा, गुड फीलिंग हो सकता है, एक हाथ में आ सकता है, एक चला जाएगा, दूसरा हाथ में आया, तीसरा चला गया, ऐसा होता है। हम पूरे संपूर्ण रूप से सब कुछ एक साथ उसका लाभ नहीं ले सकते, बेनिफिट ले नहीं सकते, उसको एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन वही मोतियां जब वो एक धागे में पिरो दी जाती हैं और वो जब एक थ्रेड में जब गुथ दी जाती है तो हम उसको यूज करते हैं ब्यूटीफुली और उसका बेनिफिट भी हमें मिल सकता है। स्वस्थैनी इज लाइक दैट। तो ये जितने सारे विधियां हैं ये बिखरे पड़े थे, ठाकुर ने उसको एक साइंटिफिकली उसको कैप्सूल, जो एक कैप्सूल आप मल्टीविटामिन जो कैप्सूल होता है वो आप एक डाल लो, आपको हर विटामिन आपको उसमें मिल जाते हैं। तो स्वस्थैनी का विधि कंसाइज वे में अगर आप लें तो उसमें जितने सारे हैं, तो इसलिए ठाकुर इसको कहते हैं 5 पिलर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। स्वस्थैनी को ठाकुर ने कहा है कि 5 पिलर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, 5 स्तंभ हैं। 5 लॉज जो है स्वस्थैनी का, ये 5 स्तंभ है एग्जिस्टेंस के। इसी पे हमारी सत्ता खड़ी, हमारा अस्तित्व खड़ा है। अब बात आती है कि किसी भी बिल्डिंग का कोई एक भी पिलर अगर वीक होता है, अगर वो दुर्बल होता है, तो समस्त बिल्डिंग पर उसका प्रभाव पड़ता है। वो दूसरे पिलर को भी डैमेज करेगा और अल्टीमेटली देखा जाएगा एट द एंड ऑफ द डे वो पूरा बिल्डिंग ही कोलैप्स कर सकता है। तो दैट मीन्स कि कोई कहते हैं कि एक ये नियम ज्यादा जरूरी है, वो नियम ज्यादा जरूरी है, नहीं। 5 पिलर्स ऑफ एग्जिस्टेंस प्रत्येक एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक भी, जिसको पाइलिंग करते हैं ना, जिस तरह से आर्किटेक्चरल लाइक दैट, ये 5 लॉज जो है ठाकुर जी का, तो ये है। अब रही बात कि इस विधि को भी, ये 5 विधि को कैसे समझें, तो इसको भी समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एक इंस्टेंस हम अपने जीवन से ही ले लेते हैं। जीवन से एक बच्चे का जन्म वृत्तांत, अगर फुल लाइफ अगर लेंगे फ्रॉम द वेरी डे ऑफ हिज बर्थ, उसके जन्म से लेकर आगे बढ़े हुए जीवन काल तक, दिस इज स्वस्थैनी। कैसे? तो पहला, एक बच्चा जन्म लेता है, राइट? बच्चा जन्म लेता है, इस जन्म लेने में कौन कौन सा हेल्प करते हैं? एक तो सबसे पहले वो माता, जो सबसे ज्यादा वो डिलीवरी पेन
और जिसका सबसे ज्यादा मेंटल साइकी फिजिकल वो चाहिए थ्रस्ट जो कि भूमिष्ठ कराता है उस बच्चे को। तो सबसे पहला पार्ट तो माँ का है, मदर का है। नेक्स्ट आया धाया जो भी है, जो हेल्प करती है, डॉक्टर, नर्स, ये सब कोई मिलके, या जितने भी और भी एड हैं, जो भी है हेल्पिंग हैंड्स हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? उस बच्चे के प्रति क्या उद्देश्य होता है? क्या ये उद्देश्य होता है ये बच्चा महान बने, ये बच्चा सच्चरित्र हो, ये बच्चा उसका आचार व्यवहार आचरण अच्छा हो, ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, दार्शनिक बने, राइटर बने, ये उद्देश्य होता है क्या? एक ही उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? उस माँ का भी, डॉक्टर का भी, नर्स का भी, आया धाया सबका, क्या सांस चल रही है कि नहीं, बच्चा स्वस्थ तो है, ठीक तो है ना, उसकी धड़कनें ठीक है ना, उसके जितने सारे ऑर्गन्स हैं, फिजिकल ऑर्गन्स, ये सब काम ठीक से कर रहे हैं ना। और यही चलता रहता है कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक। सिर्फ एक ही ध्यान ज्ञान रहता है उस माँ का भी और परिवेश में जो भी रहते हैं, सिर्फ एक चीज, इसका फिजिकल पार्ट। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ स्वस्थैनी, फिजिकल हार्मनी। इसको सिंपली हम समझ लें। अब इसमें प्याज लहसुन नहीं खाना है, मांस मछली नहीं खाना है। जो लोग स्वस्थैनी लिया है, आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने संकल्प लेकर कभी ऐसा कहा कि आज से मैं संकल्प करता हूं कि प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, आज से मैं संकल्प करता हूं कि मांस मछली नहीं खाऊंगा। हमने क्या संकल्प लिया है? नहीं लिया है। हमने संकल्प नहीं लिया। हमने क्या संकल्प लिया है कि आज से मेरे शरीर को श्री विग्रह का मंदिर, जो मेरा ये शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यही शरीर है जिसमें मेरे इष्ट देवता का निवास है। फर्स्ट हमें केयर लेना होगा अपने शरीर का। किस तरह से? तो श्री विग्रह का मतलब क्या है? लाइक पूजा घर, लाइक वर्शिप प्लेस। जिस तरह से पूजा घर में हम जैसे तैसे नहीं जाते हैं, जो सो सामान नहीं ले जाते हैं, बहुत ही पवित्रता के साथ कोई भी निषिद्ध वस्तु हम नहीं लेके जाते हैं। शरीर वैसा ही मेंटेन करना पड़ेगा कि इसमें मेरे इष्ट का निवास है, इसमें कोई भी निषिद्ध वस्तु का आगमन ना हो फिजिकली, और सहन पटु, इसको टॉलरेंट, कि ये सरवाइव कर जाए। थोड़ी सी धूप लगी, बीमार पड़ गया, थोड़ी बारिश में भीग गया, बीमार पड़ गया, थोड़ा ठंड लग गया, बीमार पड़ गया, ये नहीं। इसको कंडीशनड होना होगा कि हर टेम्परेचर में, हर कंडीशन में, हर क्लाइमेट में, हर एटमॉस्फेयर में ये एक्लिमेटाइज कर सके खुद को। इस तरह से ट्रेंड करना होगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो उसमें खान पान एक पार्ट है। उसके साथ साथ आप अगर यही खाना अगर आप जब तब खा लेते हैं, रात 12 बजे को खाते हैं, दोपहर 2:30-3 बजे को आप खाते हैं, तो वो भी फैटल है, वो फिजिकल हार्मनी के अगेंस्ट में है। मे बी आप वेजिटेरियन खा रहे हैं, लेकिन अगर खाद्य विधि कब खाना चाहिए, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ लाइफ। इस पर विशद चर्चा है, मैं उतना डिटेल्स नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक फिजिकल हार्मनी पे ही अगर चर्चा करूं तो एक सेशन नहीं, कई कई सेशन लग जाएंगे। तो मे बी आगे अगर मौका मिलेगा तो मैं फिर आप लोगों के बीच में आऊंगा। अगर फिर से बात होगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी शायद अच्छा लगे। तो मैं इन शॉर्ट कंसाइज वे में मैं कहता चला जा रहा हूं। तो ये फिजिकल पार्ट, ये उस शिशु का जन्म जैसे ही हुआ और उस समय जब हमने वो उनका जो केयर ले रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्वस्थैनी। सेकेंड पार्ट क्या आ जाता है? सेकेंड पार्ट आता है कि वो बच्चा, आप देखिए, माँ जो खिलाती है खाता है वो बच्चा या खाती है, कि उसको अगर किसी एक छोटे से बच्चे को जन्म घुट्टी की तरह अगर उसको नीम का रस ही थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से हर दिन पिलाया जाए, वो थोड़ा बहुत ऐसे वैसे आंख भौं निचोड़ेगा और बाद में फिर वो लगेगा कि दिस इज माई फूड, यही खाता चला जाएगा और उसी की आदत बन जाएगी। तो दैट मीन्स उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, अपनी कोई चाहत नहीं, एक्चुअली चलता नहीं है, अंदर तो रहेगा ही सुप्त रूप से, लेकिन उसका कोई आउटबर्स्ट नहीं है, उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा जब सक्षम होता है,
तो वही कहना शुरू करता है, नहीं ये नहीं खाऊंगा, नहीं वो नहीं खाऊंगी, नहीं वहां हमें जाना है, नहीं हमें वहां जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। ये हुआ मन। यही वृत्ति प्रवृत्ति जो कि उसको आसरा नहीं मिल रहा था, उसको अब एनर्जी मिलने लगा है। अब यही वृत्ति प्रवृत्ति उसको पता नहीं है वो किस पथ पर जाएगा। वो गलत भी कर सकता है, सही भी कर सकता है। दैट मीन्स कि वो वल्नरेबल कंडीशन में है, वो इन डेंजर है। यहीं पे ठाकुर कहते हैं कि अपने प्रवृत्तियों को इष्टानुकूल नियंत्रण। अब वो शिशु जैसे ही मन उसका बढ़ना शुरू हुआ, तुरंत उसको इष्ट के साथ युक्त कि जो इष्ट की इच्छा वही मेरी इच्छा। तो जो उनकी, इसलिए हम लोगों का प्रेयर क्या है? हम लोगों का प्रेयर ये नहीं है कि ठाकुर मेरा ये तुम पूरा कर दो, ठाकुर मेरा ये तुम पूरा कर दो, मेरी ये इच्छा है तुम पूरा कर दो। नहीं नहीं नहीं, अगर हम ये करते हैं तो ये ठाकुर की बात नहीं है। ठाकुर का प्रेयर क्या है? हमें क्या करना है? परमपिता दयाल प्रभु प्रिय मेरे, मुझे पता नहीं है मेरा किसमें मंगल है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं। और ये नहीं जानना सिर्फ आज का नहीं, जन्म जन्मांतर से मैं अज्ञानी हूं, मुझे पता नहीं है। तुम्हारी जो इच्छा है वो मुझ में मूर्त हो। और इसी का संघर्ष, इसी का ये जर्नी, देह के उपरांत देह, लाइफ आफ्टर लाइफ, ये कोशिश चल रही है कि मैं, तुम्हारी जो इच्छा है वो मेरे में मूर्त हो, तुम मुझ में। तो दैट मीन्स कि दाई विल बी डन। तो तुम्हारी जो इच्छा है, यही हमारा प्रार्थना है। तो सेकंड जो है मेंटल हार्मनी, ये किसी का अगर वो अवस्थान प्राप्त कर लिया कि जो दयाल की इच्छा वो मेरी इच्छा, जो तुम्हारी इच्छा नहीं वो मेरी भी इच्छा, जो राम का वही काम का, जो न राम का वो मेरे किस काम का। दिस इज कॉल्ड मेंटल हार्मनी, स्वस्थेनी का सेकेंड लॉ। मुझे लगता है आज के बाद इस सीक्वेंस को भी कोई नहीं भूलेंगे। जो उस बच्चे का जीवन वृत्तांत देखते रहिए। नेक्स्ट क्या होता है कि ये बच्चा तो मन दौड़ता है, ये करेंगे वो करेंगे, यही सब बोलता रहता है। जब और मैच्योर्ड होता है और बड़ा होता है, फिर उसका क्या शुरू हो जाता है? फिर उसका कर्म शुरू हो जाता है, एक्टिविटीज। फिर वो डिपेंडेंट नहीं रहता कि मुझे ये करने दीजिए, मुझे ये लाके दीजिए, उस पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि अब वो और सक्षम हो गया है। आप नहीं भी लाके देंगे मैं खुद ले आऊंगा, आप नहीं भी करने देंगे मैं खुद कर लूंगा। दैट मीन्स कि एक्टिविटीज, अब ये एक्शन मोड में आ गया है। अब वही शिशु जिस समय सिर्फ शरीर था, उसके बाद मन आया, वृत्ति प्रवृत्तियों का ये चाहत आया, अब वो डायनेमिक हो गया है। अब इसका ये एक्टिविज्म भी बढ़ गया है। तो ठाकुर क्या कह रहे हैं? जो शुभ चिंता, जो भी मन में आए उसको इंप्लीमेंट करो। मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बहुत सारी अच्छी भावना जो आती है, लेकिन हम उसको कर्म में चूंकि इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, इसके कारण क्या होता है? वेपोराइज्ड हो जाता है। वो इंस्टिंक्ट नहीं बनता है। किसी एक समय में शुभ भाव था, लेकिन उसको चूंकि मोटर सेंस उसका एक्टिव नहीं हुआ, तो वो जो सेंसरी पार्ट था वो भी ब्लंट होता चला गया। वो धीरे धीरे वो एकदम दबता चला गया, वो खत्म हो गया, या खत्म नहीं भी हुआ तो मेरे किसी काम का नहीं रहा। तो ठाकुर कहते हैं शुभ चिंता, शुभ विचार, जो अच्छी भावना, ये जो इष्टानुकूल नियंत्रण के बाद जो अच्छी भावना आ रही है मन में, इंप्लीमेंट इट, मैटेरियलाइज इट थ्रू एक्टिविटी। जो विदाउट एक्टिविटी एवरीथिंग इज शैम, एवरीथिंग इज फ्रूटलेस। तो कर्म को सक्रियता, सक्रियता को सत्क्रियता, जो सत्य के साथ युक्त करके जो भी शुभ विचार, ये गो बिटवीन नहीं चलेगा, द्वंद्वी वृत्ति नहीं चलेगा। जो भी मन में आता है उसको तुरंत एक्टिवेट करना पड़ेगा, आलस्य नहीं चलेगा। सुबह उठना है तो उठना है, ये काम करना है तो करना है, मन में विचार है उसको एक्टिवेट करेंगे। यही हुआ थर्ड लॉ ऑफ, जिसको कहते हैं मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन। फिजिकल हार्मनी फर्स्ट पार्ट उस बच्चे का, सेकेंड पार्ट मेंटल हार्मनी, वृत्ति प्रवृत्तियों का अनुकूल नियंत्रण, थर्ड पार्ट ये एक्शन एक्टिविटीज, दिस इज कॉल्ड
मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, जो ये हमारा सेंस नर्व और मोटर नर्व, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन, ये हुआ थर्ड लॉ। अब फोर्थ लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा फिजिकल हार्मनी बहुत अच्छा है, मेरा मेंटल हार्मनी बहुत अच्छा है, मेरा मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन ये भी मेरा बहुत अच्छा है। तो आप सोचिए कि मेरा फिजिकल हार्मनी भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मेरा मेंटल हार्मनी भी ठाकुर चाहते थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मेरा मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन भी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो क्या मैं अच्छा रहूंगा? ये क्या गारंटी देगा? ठाकुर कहते हैं नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि इतने सारे चीज अच्छा होकर भी जब मैं फील्ड में उतरता हूं, जब मैं परिवेश में हूं, आज इस पैंडेमिक सिचुएशन बता दे रहा है कि आप कितने भी मास्क लगा लो, आप कितने भी खुद को सैनिटाइज कर लो, अगर आपके साथ जो हैं वो अगर मास्क नहीं लगाते हैं, वो सैनिटाइज नहीं करते हैं, वो अगर सदाचार पालन नहीं करते हैं, आपका भी लाइफ एट स्टेक चला जाएगा, आप भी इन डेंजर हैं। तो दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल हार्मनी। ठाकुर कहते हैं कि अपने जीवन वृद्धि को, अपने परिवेश के जीवन वृद्धि को अपना ही जीवन वृद्धि समझकर उनके लिए भी करना, अपने परिवेश का भी। ये अन्य बचाए निजे थाके धर्म बोले जानी, सभी को बचाना है, सभी को इष्ट पथ पर लाना है, सभी को आइडियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ सबको लाना है। और उसका पहला केंद्र मैं होऊंगा कि मेरे इंस्पिरेशन के द्वारा उस एनवायरमेंटल हार्मनी। तो ये फोर्थ, मुझे लगता है अब किसी को दिक्कत नहीं होगी ये सीक्वेंस का, जो फिजिकल हार्मनी, मेंटल हार्मनी एंड देन मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, एक्टिविज्म और देन एनवायरमेंटल। अपने परिवेश को भी इष्टमुखी करना होगा प्रतिपद में। और मेरा इमीडिएट परिवेश जो है वहां से शुरू कर यूनिवर्सल वर्ल्ड एट लार्ज, सब कुछ मेरा ही परिवेश है। और उस परिवेश में सिर्फ मनुष्य नहीं, एवरीथिंग ऑफ दिस नेचर, माय एनवायरनमेंट, माय सराउंडिंग, सबके प्रति वो भाव रखकर जहां जो करना है वो करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं इसलिए कहूंगा कि डिवाइन इकोनॉमी, लास्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मेन तो है आर्थिक मुद्दा ही आ जाता है। ठाकुर कहते हैं कि ये जो दरिद्रता, ये जो पॉवर्टी, ये जो वांट, ये स्कार्सिटी लाइफ में, इसका भी कारण स्वभाव होता है। मनुष्य का जीवन यापन ठीक नहीं रहने के कारण ही वो आर्थिक दुर्गति होती है। तो इस स्वस्तिनी के ही विधि में ठाकुर ने वो भी पॉइंट डाल दिया कि डिवाइन इकोनॉमी, ये प्रतिदिन आफ्टर स्वस्तिनी हम जब निवेदन करते हैं अर्घ, तो उसमें से हम उस डिवाइन इकोनॉमी के अंतर्गत मतलब अपना शक्ति भर, ठाकुर कहते हैं कि स्वयं की सेवा से पहले, अपने को मेंटेन करने से पहले फर्स्ट माने डू ऑफर योर डिवाउट ऑब्लेशन एवरी डे टू योर लॉर्ड द आइडियल with utmost ability and in a sacred way, पवित्रता सहित, before taking your daily meals या before maintaining yourself। तो सबसे पहले उनको निवेदन करेंगे, ये सेंटिमेंट जो है उनको निवेदन करेंगे। और इस निवेदन के बाद उसका डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सभी जानते हैं, उसमें से जो एक लिमिटेड या एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो हम इष्ट को भेजते हैं, और बाकी वो रेमिनेंट जो है उसका फिर यूटिलिटी है। यही है डिवाइन इकोनॉमी, जो उस यूटिलिटीज को ठाकुर ने जो बताया है उस पथ पर, तो उसको किसी एक दिन और चर्चा करेंगे। ये एक आर्थिक पार्ट है, ये एक इकोनॉमिकल पार्ट है जो कि बूस्ट करता है। अगर स्वस्तिनी, अगर ठीक ठीक सब कुछ, अगर आदमी ठीक ठीक पालन करके चले एज फॉर ठाकुर्स डिक्टम, ठाकुर के विधि के अनुसार, उसका फिजिकल हार्मनी रहेगा, उसका मेंटल हार्मनी रहेगा, उसका मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन ठीक रहेगा, उसका एनवायरमेंटल हार्मनी हो जाएगा, डिवाइन इकोनॉमी रहेगा। बंदे को और चाहिए क्या? एक व्यक्ति को इस संसार में रहने के लिए और चाहिए क्या? तो ठाकुर कहते हैं कि 5 पिलर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, 5 पिलर्स ऑफ स्वस्तिनी आर यूनिवर्सल। It is not such kind of a thing which is one for me and other for you or another for someone else. It is universal. सभी के लिए ये एक ही पथ है, ये
और ऑल दीज, ठाकुर कहते हैं ऑल दीज मस्ट बी फॉलोड एंड प्रैक्टिस्ड अकॉर्डिंग टू वंस डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, अपने वैशिष्ट्यानुसार, इफ वन रियली वांट्स टू डेवलप। तो ये एक पॉइंट था। इफ, ठाकुर कहते हैं इफ वन ऑब्जर्व्स दीज इन ए प्रॉपर वे, अगर सही सही इसका पालन करता है, he would have been bound to briskly flourish and prosper, वो उन्नति करेगा ही, गारंटी। ये परमपिता गारंटी दे रहे हैं। तो स्वस्तिनी का विधि अगर ठीक ठीक, और फिर मैं कहूं कि ये स्वस्तिनी भी ये जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन इंस्टिंक्टली इम्पार्ट होता है। हमने अचानक से आज लिया और सोचूंगा कि एकदम मेरा फुल फल मिल जाए, नहीं, ये भी जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन इम्पार्ट होते 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 वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है। कम से कम आज भी, अभी से अगर संभल जाए तो आने वाला भविष्य जो है, आने वाला प्रोजेनी जो है, आने वाला जेनरेशन जो है, एटलीस्ट वो अच्छा सुसमय देखेगा और अच्छा रहेगा। तो ये मूल बात है स्वस्तिनी पे। जय गुरु।